पीसीओएस, पीसीओडी कोई बीमारी है या कोई हार्मोनल डिसबैलेंस का सिग्नल है? सर आज के डेट में सर नॉर्मल डिलीवरी जो है वो क्यों नहीं हो रहा है? 90% केसेस में हम ये देखते हैं कि सी सेक्शन पर दबाव ज्यादा डाला जाता है। फिजिकल एक्टिविटी होने के कारण बॉडी में मोबिलिटी कम हो जाना, घर में काम करने का आदत नहीं रहना, मोटापा भी आज के दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस कारण से मोटापा आता है और बदनाम फील होता है। आइडियल एज क्या है बीबी प्लान करने की? क्या ऐसे सिग्नल्स हैं जो मेनोपॉज की तरफ लेडीज लोग को लेके जाते हैं? लेडीज और उनकी लव बर्न्स, ये एपिसोड आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। कुछ बात ऐसी है जो कि छुपाई जाती है, इनफर्टिलिटी, पीसीओडी और ऐसे बहुत सारे मिथ्स जिनके कारण हमारी महिलाओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं चेतन संजय बेड़ा। हमारे इस एपिसोड लाइफ सेवर्स अनफिल्टर्ड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विश्वप्रतिम रुद्रा जी, जो कि पेशे से एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं और जो कि अपनी सेवाएं जो है पिछले 7 सालों से महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में दे रहे हैं। जब से इस हॉस्पिटल की नींव रखी गई तब से वो इस हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक निरंतर बहुत सारी डिलीवरीज कराई हैं और हमेशा सारी डिलीवरीज सक्सेसफुल हैं। एंड उनको गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में काफी एक्सपीरियंस है। वन ऑफ द एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं इन सिलीगुड़ी, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर हैं। तो वो आज हमारे इस एपिसोड में जुड़े हैं और वो उनसे हम बात करेंगे महिलाओं की विभिन्न समस्याओं के बारे में और बहुत सारी ऐसे मिथ के बारे में जिसके कारण जो महिलाएं हैं वो डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स का फेस करती है। सर सबसे पहले तो स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल को दिया। और सर सबसे पहले तो आप बताइए सर, आप कितने वर्षों से इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं? वैसे मेरा प्रैक्टिसिंग लाइफ ऑब्स्टेट्रिक्स में लगभग 12 साल से ऊपर हो चुका है और सिलीगुड़ी इस हॉस्पिटल में महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल फुलबाड़ी में 2018 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो इधर में भी लगभग मेरा 7 साल के ऊपर इस हॉस्पिटल से मेरा सिलीगुड़ी में प्रैक्टिस हो गया है। और सिलीगुड़ी और आसपास के आप जैसे जानते हैं कि महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल 2017 में जब शुरू हुआ था, उस समय से धीरे धीरे चलते हुए आज के दिन में सिर्फ सिलीगुड़ी शहर नहीं, सिलीगुड़ी के आसपास जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, नॉर्थ बिहार और नेपाल से भी पेशेंट आते हैं, बाकी भूटान से और कुछ समय पहले तक बांग्लादेश से भी हमारे इधर रेगुलर पेशेंट आ रहे थे। और आज के दिन में इस हॉस्पिटल में लगभग सारे स्पेशलिटी और जो सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है, एक कार्डियोथोरेसिक सर्जरी और ऑन्कोलॉजी को छोड़ के लगभग सारे स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट हमारे इस हॉस्पिटल में है। और पूरे समाज को, उत्तर बंगाल में जितने सारे इलाका है सब जगह से लोग पेशेंट हमारे इधर आ रहे हैं और वो लोग सेटिस्फाइड होके हमारे हॉस्पिटल से वो लोग जा रहे हैं। सर कुछ सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सर सबसे पहला सवाल जो हमारे दर्शकों के मन में एक मिथ भी लाता है और सवाल पैदा करता है, कुछ ऐसे सवाल है सर। सर सबसे पहला सवाल है कि आज के डेट में सर नॉर्मल डिलीवरी जो है वो क्यों नहीं हो रहा है? लोग मतलब जनरली देखते हैं कि 90% केसेस में हम ये देखते हैं कि सी सेक्शन पर दबाव ज़्यादा डाला जाता है। तो उसके पीछे सर मूल्य कारण क्या है सर? ठीक, बहुत अच्छा सवाल है। अब जैसे नॉर्मल डिलीवरी होता है, नॉर्मल डिलीवरी जब होता है या प्रेगनेंसी अगर हम माने तो ये कोई बीमारी नहीं है। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। हजारों साल से लोग प्रेग्नेंट हो रहे हैं और उनका बच्चा स्वस्थ घर में ही डिलीवरी होता था पहले जब हम बोलते थे। लेकिन उसमें दो पहलू है। एक तो जो नॉर्मल डिलीवरी का जो सक्सेस रेट है, ये अगर हम लोग देखेंगे तो एज जो एक ब्रैकेट है, अगर हम देखेंगे तो 20 से 25 साल के अंदर अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव होता है, उनमें प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस भी कम होता है और प्रेगनेंसी में आउटकम जो होता है सी सेक्शन की जगह नॉर्मल डिलीवरी का चांसेस भी उन पे ज़्यादा रहता है। एक बार एज लिमिट जैसे 25 या 30 या 35 क्रॉस करके जाते हैं, 5-5 साल का हम लोग अगर ब्रैकेट मानेंगे, तो उनमें जो बॉडी, वुमेन्स बॉडी है, माताओं के जो शरीर का जो मांसपेशी है, उनमें एक रिजिडिटी आ जाता है। जो नॉर्मल जो शिथिलता रहना चाहिए वो नष्ट हो जाता है धीरे धीरे उम्र बढ़ने के कारण। और नॉर्मली वेजिनल डिलीवरी या नॉर्मल डिलीवरी जो भी है, उनका चांसेस परसेंटेज वो कम हो जाता है नॉर्मल। बाकी रहा पेनलेस डिलीवरी या मेडिसिन देके या इंजेक्शन देके पेन उठाने के बाद, दर्द उठाने के बाद उनमें नॉर्मल डिलीवरी करवाना, तो उसमें खुद से जब दर्द उठता है तब उसमें नॉर्मल डिलीवरी का सक्सेस रेट ज़्यादा रहता है। और दर्द उठाने का दवाई या इंजेक्शन या सलाइन देने के बाद उनमें सक्सेस रेट कम होता है। दूसरा जो पहलू है वो, एक तो पहला पहलू जैसे मैं बताया कि एज फैक्टर है, दूसरा जो पहलू है वो
पहले ज़माने में जैसे हम लोग बोलते थे कि नॉर्मल डिलीवरी तो सबको हो जाता था, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी होने के समय या होने के बाद माँ या बच्चा का क्या स्थिति रहता था उसका आकलन हम लोग कभी करते नहीं है। अब आज के दिन में भी आप मान के चलिए कि आज से 15-20 साल पहले तक भी देश भर में डिलीवरी होने के बाद और या डिलीवरी होने के समय या कुछ दिन पहले तक बच्चा और माँ का जो मृत्यु हार, हम लोग मैटरनल मॉर्टेलिटी और न्यूनेटल मॉर्टेलिटी बोलते हैं, ये जो मृत्यु का जो हार है वो काफी ज्यादा हुआ करता था। माँ के लिए वो लगभग 450-500 के ऊपर रहता था, बच्चों के लिए भी 250 या 300 के ऊपर रहता था। तो धीरे धीरे इनका कारण जब अनुसंधान हुआ उनमें देखा गया बहुत सारे समय जो प्रसवकालीन अवस्था है, जब माता जब लेबर पेन में रहते हैं उस समय बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस रहते हैं, या डिलीवरी होने के समय या डिलीवरी होने के बाद जब सी सेक्शन का सुविधा उपलब्ध नहीं था उस समय, क्योंकि कोई उपाय नहीं था, तो बच्चा जो भी हो, बच्चा जैसे भी हो, बच्चा नॉर्मली निकलना पड़ेगा या जो भी हो माँ को नॉर्मली डिलीवरी करवाना पड़ेगा। तो उस हालात में बहुत सारे समय हम लोग माँ या बच्चा को खो देते थे। कभी कभी दोनों माँ बच्चा का मौत हो जाता था, या मौत नहीं भी होता था तो जन्म के बाद बच्चा विकलांग पैदा होने का भी रिस्क रहता था। तो वो सब आकलन भी हम लोग अगर करेंगे तब देखेंगे कुछ कुछ केसेस में नॉर्मल डिलीवरी की जगह सीजरियन सेक्शन एब्सोल्यूट इंडिकेशन बनता है। बाकी जैसा मैं बताया कि एक तो एज फैक्टर हो गया, दूसरा जो है अभी ये बात बोलने से थोड़ा बहुत कभी कभी डिबेट भी हो जाता है। तो ऐसा देखा गया है कि जमीन या खेती में जो लोग काम करते हैं या फिजिकल वर्क में एंगेज्ड हैं उन लोगों में नॉर्मल डिलीवरी का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जिनका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है प्रेगनेंसी में, वो घर में जो घरेलू काम है वो सब काम में एंगेज रहते हैं, या जो लोग कोई जॉब करते हैं जॉब का जो काम है उसमें एंगेज रहते हैं, तो वो सब करने से क्या होता है कि बॉडी रिजिड नहीं होता है, स्टिफ नहीं होता है, और नॉर्मल डिलीवरी का चांसेस उनमें भी बढ़ता है। लेकिन आजकल बहुत सारे घर में ऐसा है कि कुछ काम नहीं है और हाउसवाइफ होने के कारण बाहर का कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी कम रहता है, तो वो भी एक कारण होता है कि कभी कभार नॉर्मल डिलीवरी में वो एक रुकावट पैदा करता है। तो ये 3-4 फैक्टर हम लोग दिमाग में रखेंगे तो देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारा नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं पा रहा है, लेकिन ना होने का जो कारण है एज फैक्टर, फिजिकल एक्टिविटी होने के कारण बॉडी में मोबिलिटी कम हो जाना, और फिर घर में काम करने का आदत नहीं रहना, मोटापा भी आज के दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो मोटापा के कारण भी कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी में रुकावट आता है, और बाकी कोई बीमारी या कोई कॉम्प्लिकेशन के कारण नॉर्मल डिलीवरी ना करवा पाना, ये सब कारण से सीजरियन सेक्शन का रेट आज के दिन में बढ़ गया। इंडिया जो है सर, WHO के अनुसार सर इंडिया 6 से 13% पेशेंट जो है वो बढ़ रहे हैं PCOS एंड PCOD के। तो सर PCOS PCOD कोई बीमारी है या कोई हार्मोनल डिसबैलेंस का सिग्नल है? सर ये क्या है? तो PCOD या PCOS जैसे भी हम लोग बताएं, ये डेफिनेटली एक बीमारी है हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण। और जैसे मैं पहले भी बताया कि आज के दिन में मोटापा बहुत बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ जाना, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाना, फास्ट फूड का बहुत सारा खाने का जो प्रचलन हो गया है, पहले लोग इतना ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाते थे, फास्ट फूड का खाना बढ़ जाना, ये सब कारण से शरीर में जो हार्मोनल जो नॉर्मल बैलेंस होना चाहिए वो डिस्टर्ब हो रहा है। खास करके इंसुलिन रेजिस्टेंस हम लोग एक बोलते हैं, वो डायबिटीज के बीमारी में ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन PCOD में भी पैथोफिजियोलॉजी में जो बॉडी के अंदर का जो पैथोफिजियोलॉजी है उसके कारण होता है। 3 कारण, एक वजन बढ़ जाना या वजन बहुत कम हो जाना, दूसरा फास्ट फूड का हैबिट ज़्यादा बढ़ जाना, और तीसरा है कि फिजिकल एक्टिविटी ना करना। ये तीनों कारण के वजह से आजकल बहुत कम उम्र से, लगभग 15-16 साल से ही लड़की को ये PCOD का बीमारी, पहले इतना ज़्यादा सुना नहीं जाता था क्योंकि फास्ट फूड का चलन नहीं था, फिजिकल एक्टिविटी घर में सबको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता था, और वज़न भी बहुत ज़्यादा, इस आज के दिन में जितना कम उम्र में लोगों को, बच्चियों को मोटापा आ जा रहा है, पहले इतना नहीं होता था। तो इसके कारण आज से 15-20 साल पहले PCOD बीमारी नाम का कोई बीमारी है ऐसा लोगों को पता ही नहीं था। आज के दिन में लगभग एक महामारी का रूप ले चुका है, और हर घर में, खास करके मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के घर में ये PCOD लगभग, हम एग्जैक्ट आकलन अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि लगभग 10 में से 4 या 5 ऐसे बहनों को PCOD या उसका रिलेटेड बीमारी कुछ ना कुछ उनको हो रहा है। सर आइडियल एज क्या है बेबी प्लान करने के लिए? अभी जैसे हमारे देश में जो मैरिज के लिए जो लीगल एज है वो बहनों के लिए 18 ईयर्स है, तो 18 साल के बाद कोई भी बहन अपना प्रेगनेंसी प्लान कर सकता है ना। लेकिन आज के दिन में जो, जैसे हम बताएं कि जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के जो फैमिली है उनमें
पढ़ाई करना, पढ़ाई के बाद जॉब के लिए कुछ समय देना, उसके बाद शादी, सब करते करते 25 से 30 साल हो ही जाता है। और जो लोग थोड़ा हायर एजुकेशन में जाते हैं या कोई हाई एंड जॉब करते हैं, तो ऐसे भी देखा जाता है कि 30 साल से पहले बहनों का शादी हो नहीं रहा है और बच्चा का प्लानिंग कंसीव करते करते लगभग 32 साल 35 साल ऐसा हो जा रहा है। तो आइडियल एज ग्रुप ऐसे बोलने से तो फिर से डिबेट हो जाएगा कि घर का लड़की को फिर पढ़ने नहीं देना है या उनको जल्दी से शादी करवा देना है, ये सब बात आ जाता है। लेकिन फिर भी अगर बिना कॉम्प्लिकेशन का प्रेगनेंसी आना और बिना कॉम्प्लिकेशन का प्रेगनेंसी का 9 महीना बिताना और एट द एंड पॉइंट में एक अच्छा हेल्दी बेबी डिलीवरी करना, तो इसके लिए 20 से 25 साल के अंदर में ये अच्छा एज ग्रुप रहता है। उसमें शरीर में बीमारियां भी कम रहती हैं और प्रेगनेंसी कंसीव करना भी आसान रहता है और 9 महीने जो रहता है प्रेगनेंसी का जर्नी, वो भी बहुत ज़्यादा अनकॉम्प्लिकेटेड रहता है। और एक बार 30 साल या 35 साल एक बार हो जाता है तो ऐसे पीसीओडी या ऐसे थायराइड का बीमारी, बाकी हार्मोनल बीमारी ये आ जाता है। तो इसी के लिए आइडियल एज ग्रुप अगर हम बोलेंगे तो 20 से 25 साल में बिना कॉम्प्लिकेशन का कंसीव करना, बिना कॉम्प्लिकेशन का प्रेगनेंसी का 9 महीना जर्नी कंप्लीट करना और अनकॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी, ये इस एज ग्रुप में इसका परसेंटेज ज़्यादा देखा जाता है। और एक सवाल है सर मेरा, सर मेनोपॉज जो होता है ना सर, मेनोपॉज में देखिए सर, आइडियल एज तो सर 50 के बाद मेनोपॉज जो है वो होता है। बहुत सारी महिलाओं में पहले हो जाता है, बहुत सारी महिलाओं में बाद में होता है सर। जैसे जितना सर मुझे नॉलेज है, तो मेनोपॉज को लेकर सर आप क्या सोचते हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं या क्या ऐसे सिग्नल्स हैं जो मेनोपॉज की तरफ लेडीज लोग को लेके जाता है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। मेनोपॉज एक स्पेसिफिक कोई एज में होगा ऐसा कोई बात नहीं है, ये एक ट्रांजिशनल फेज है। जैसे माताओं के शरीर में जो फीमेल हार्मोन रहते हैं, वो हार्मोन का बैलेंस में कुछ चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस धीरे धीरे एक पॉइंट में जाके वो हार्मोन ऐसे स्थिति में आ जाता है कि जो फिजिकल जो फिजियोलॉजिकल जो रहता है बॉडीज में, वो सिस्टम थोड़ा अलग हो जाता है। तो ये स्पेसिफिक आपको 50 साल में ही होना है ऐसा नहीं है। वो 45 से लेके 55 एक एज ग्रुप में हम लोग पेरीमेनोपॉज बोलते हैं। धीरे धीरे शरीर में पीरियड्स में जो होता है, पीरियड जो साइकिल होता है उसमें एब्नॉर्मलिटीज आ जाना, फिर जो हड्डियों में है, हड्डियों में थोड़ा बहुत कमजोरी आना, थोड़ा बहुत रात का जो नींद है वो डिस्टर्ब होना, मूड स्विंग्स होना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, ये सब सिम्टम्स पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में होता है। तो उसके लिए स्पेसिफिक जैसा जो सिम्टम्स रहता है उस हिसाब से इलाज करना ज़रूरी है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली काउंसलिंग जरूरी है। अचानक से शरीर में ये सब चेंजेस आने के बाद बहुत सारे समय माताओं में मूड स्विंग्स के करके, खास करके या बैक पेन की वजह से या रात में नींद ठीक से नहीं होने की वजह से या एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों परिवर्तन शरीर में और मन में आता है। तो उनको ये समझाना जरूरी है कि मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा है, हड्डियों में वीकनेस आ रही है या बहुत ज़्यादा नींद का डिस्टर्बेंस हो रहा है, तभी कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए हम लोग दवाई देते हैं। लेकिन मेनोपॉज एक फिजियोलॉजिकल चेंज है और उसको एक्सेप्ट करना, ये साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर पेशेंट में ये काउंसलिंग करने के बाद थोड़ा बहुत विटामिन सप्लीमेंट या थोड़ा बहुत कुछ दिन के लिए नींद का गोली, ये सब देने से, बहुत रेयरली हम लोगों को हार्मोनल सप्लीमेंट देना पड़ता है। तो ज़्यादातर केसेस में ये दवाई से ठीक हो जाता है। दवाई से ठीक हो जाता है। तो इसका कोई घरेलू उपचार वगैरह ऐसा कुछ? बस खाना पीना में थोड़ा ध्यान रखना, यही है। और फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है उस समय में, क्योंकि मूड स्विंग होता है तो कभी कभी लगता है कि लोग कैसे बोल देते हैं, तब घर में बेटा बेटी वो लोग भी बड़ा हो जाता है, मम्मी चिड़चिड़ा हो गई है, मम्मी ऐसे बोल रही है, वैसे बोल रही है। तो उस समय में थोड़ा घर में जो माताएं हैं उनको थोड़ा अगर फैमिली से सपोर्ट मिल जाता है, बेटा बेटी, हस्बैंड, फैमिली का दूसरे जो मेंबर्स हैं, तो ये जो फेज है ये आराम से, शांति से ये पास थ्रू हो सकता है। सर कुछ मिथ्स भी है, जैसे कि लोगों के मन में कुछ ऐसे गलतफहमी भी हो सकते हैं, मिथ्स हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसे कभी भी हमको डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। एज ए डॉक्टर हम ऐसे ही चाहेंगे सब लोग हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम हो उस समय उस प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करके आपको जैसा जो सिम्टम्स लगे उस हिसाब से अपने डॉक्टर्स को दिखाना ज़रूरी है। खास करके कम उम्र के जो बहनें रहती है, कभी कभी उन लोगों को मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होता है, पीरियड्स के इरेगुलरिटीज रहते हैं, ये सब दिक्कत होने से जो डेफिनेटली आपको गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा। या फिर लेट एज में 40s में 50s में आपको फिर से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आ रहे हैं या
पेट का नीचे हिस्से में पेन हो रहा है, हम्म। बार बार आपका यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, वो सब स्थिति में भी आपको गायनोकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। सर और एक मिथ है, सबसे कॉमन मिथ हम कह सकते हैं कि शादीशुदा घरों में भी ऐसा होता है कि जो आपका बर्थ कंट्रोल पिल्स कई बार महिलाएं ले लेती है, तो इसकी वजह से क्या सर इनफर्टिलिटी बढ़ती है, वेट गेन, क्या इसका मतलब क्या इसका इफेक्ट होता है सर? नहीं, ये दोनों ही आप जैसे बताए, दोनों बहुत मिथ ही है। हम्म। और इसके वजह से जो बर्थ कंट्रोल पिल का जो फायदा मिलना चाहिए वो हम्म। मिलने से लोग बचते हैं। हम्म। लेकिन बर्थ कंट्रोल पिल के वजह से ना तो वेट गेन होता है हम्म। और ना ही इसके वजह से इनफर्टिलिटी आता है। बहुत सारे टाइम जिन लोगों का साइकिल इरेगुलर रहते हैं वो हार्मोनल कारण से रहते हैं, और हार्मोनल कारण की वजह से साइकिल इरेगुलर होता है और बच्चा नहीं आता है। तो उस समय उस चक्कर जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए हम लोग पिल देते हैं, 3 महीना 6 महीने ऐसे देते हैं, और बाद में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस कारण से ही वो दवाई दिया जाता है। वो ठीक नहीं होता है, पिल के वजह से भी ठीक नहीं हो पाता है। तब लोगों को कभी कभी लगता है कि हाँ शायद मैंने 3 महीने का पिल ले लिया था या 6 महीने का पिल ले लिया था, इसीलिए मुझे बच्चा नहीं आ रहा है। लेकिन जबकि कारण वो हार्मोनल डिसबैलेंसेस है, और मोटापा के साथ पिल्स का कोई रिलेशन नहीं है। ये फूड हैबिट के वजह से होता है। बेसिकली हम लोग बच्चे के पहला बच्चा या दूसरा बच्चा हो जाने के बाद हम लोग पिल्स देते हैं। कोई बीमारी नहीं रहता है तो अनमैरिड कपल को, अनमैरिड लेडी को, या शादी के बाद पिल नहीं देते, नॉर्मली कोई बीमारी नहीं रहता है। तो क्या होता है, पहला बच्चा या दूसरा बच्चा हो जाने के बाद लोगों का फूड हैबिट भी थोड़ा चेंज हो जाता है, घर में थोड़ा विश्राम भी ज़्यादा मिलता है, और एक एज बढ़ने के साथ धीरे धीरे मोटापा का भी एक रिलेशन है। 20 साल में जो लड़की एकदम दुबली पतली है, 30-35 साल होते होते उसका फूड हैबिट के वजह से भी उनको मोटापा आ जाता है। तो उस कारण से मोटापा आता है और बदनाम पिल होता है, जबकि पिल के साथ मोटापा का कोई रिलेशन ही नहीं है। सर और एक रीजन सर पीसीओडी, और पीसीओडी से एक रीजन है सर कि इर्रेगुलर पीरियड्स के कारण पीसीओडी आता है। जो इरेगुलर पीरियड आप बोल रहे हैं, हाँ। फ्लो कम हो जाना, 2-3 महीने में एक बार फ्लो आना, या फ्लो ज्यादा होना, इसका बहुत सारा कारण हो सकता है। थायराइड के बीमारी की वजह से हो सकता है, प्रोलैक्टिन बोल के हार्मोन है उसके बीमारी की वजह से हो सकता है, या फिर यूटेरस जो बच्चादानी है उसके अंदर कोई ट्यूमर, छोटा सा ट्यूमर या पॉलिप बन गया, उसके वजह से भी हो सकता है, और पीसीओडी की वजह से भी हो सकता है। तो इसका एक ही कारण साइकिल इरेगुलर हो रहा है या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो रहा है, उसका एक कारण पीसीओडी है, लेकिन एकमात्र कारण नहीं है। मतलब बहुत सारी रीजंस बहुत करते हैं, reasons है। लेकिन वही है सर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, या यूँ कहें कि सर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स, घरेलू डॉक्टर्स है जो सजेशंस ऐसे देते हैं अपने एक्सपीरियंस पे या जो भी है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा अपने दर्शकों की, जो भी रीज़न है, आप कोई भी चीज़ को डॉक्टर से बिना कंसल्ट किए खुद में डॉक्टर ना बने, क्योंकि जो डॉक्टर आपको जो चीज़ बताएंगे वो चीज़ आपको कोई और नहीं बता पाएगा, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, विजडम है, लोगों को ठीक करना इनका एक पेशा है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि इस मिथ से आप दूर रहिए और जो डॉक्टर साहब ने बताया उसे फॉलो कीजिए। सर और एक आखिरी मिथ है सर, जैसे कि वाइट डिस्चार्ज जो होता है बहुत कॉमन होता है, तो क्या वाइट डिस्चार्ज कोई बीमारी है? हाँ, ये भी अच्छा सवाल आपने किए हैं। वाइट डिस्चार्ज जो होते हैं माताओं के बहनों में, जो वो एक फिजियोलॉजिकल फेनोमेना है, और इसमें बहुत ज़्यादा डरने का कोई बात नहीं है। लेकिन उसमें अगर जो कंसिस्टेंसी, जो मटेरियल वाइट डिस्चार्ज जो होता है उसमें कभी फाउल स्मेलिंग दिख गया, या उसके साथ इचिंग का सिम्टम्स रहा, कभी ब्लड स्टेन दिखा, या बहुत ज़्यादा उसका कंसिस्टेंसी में कुछ चेंज आ गया और रेगुलर हो रहा है और आपको बॉदर कर रहा है, या साथ में लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, यूरिन में इन्फेक्शन सिम्टम्स, यूरिनरी सिम्टम्स, बर्निंग सेंसेशंस आ रहा है, जलन हो रहा है, पेन हो रहा है, तब डेफिनेटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। सर आज के हमारे सेशन में डॉक्टर विश्वप्रतिम रुद्रा, जो कि पेशे से एक गायनेकोलॉजिस्ट है और महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं पिछले 7-8 सालों से दे रहे हैं, तो हमारे इस चैनल के सेशन में जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन की यही खासियत है कि जितना से जितना फ़ायदा हमारे पेशेंट को मिले, हमारे जो माता बहनें हैं जिनके माइंड में मिथ है, जिनके माइंड में सवाल रहते हैं लेकिन जवाब उनके पास नहीं आता, तो उस जवाबों को क्लियर आपने किया। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस सेशन में जुड़ने के लिए। नमस्कार।